Hi guys, welcome to Abhyas classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session morning sprint. एक बहुत ही प्रिसाइज, एग्जाम ओरिएंटेड और इजी टू अंडरस्टैंड रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस क्लास में जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स रहता है वो लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वहां से होता है, जिसमें आप टीआईबी और एआईआर की बात कर सकते हैं जो यूपीएससी का फेवरेट इंफॉर्मेशन का सोर्स बना हुआ है करंट अफेयर्स के लिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जिसमें हम बात कर सकते हैं द हिंदू, अल जजीरा, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स एटसेट्रा। जहां पे भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी वहां से हम इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। इस सेशन में आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट बना रहना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस सेशन को शेयर करना है। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 28 जुलाई 2026 का सेशन रहेगा ये। और इससे पहले हम क्या करते हैं, एक दिन पुरानी जितनी भी न्यूज़ को हमने कवर किया है उसको रिवाइज करते हैं। तो देखते हैं 27 जुलाई की न्यूज़ को हमने क्या क्या पढ़ा था। पहली न्यूज़ थी आपकी, परीक्षा सुधारों के लिए प्रधानमंत्री ने हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। दूसरी न्यूज़ थी आपकी, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्रवाई से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर नई सीमाएं तय की। यानी कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें से आप वीडियोस कट नहीं कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, फ्रांस और स्पेन में भीषण जंगलों की आग यानी कि वाइल्ड फायर से बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पलायन। स्पेन की बात करें तो वहां पे फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी है वाइल्ड फायर्स की वजह से। फोर्थ न्यूज थी आपकी, 81,000 करोड़ रुपए का जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए और भारत की सामरिक बढ़त के लिए मिली गई नई गति। पांचवें इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, भारत में पहली बार घरेलू नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत, ऊर्जा बाजार को मिलेगा नया वित्तीय साधन। सिक्स इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी जो स्टैटिक पोर्शन में पूछी जा सकती है, सारनाथ को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हो गया है और भारत की ये 45th भी ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को ने ये सम्मान दिया है या अपनी लिस्ट में ऐड किया है। सेवन न्यूज थी आपकी, स्पेस एक्स की जो स्टारशिप है उसने 20 नई स्टारलिंक V3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया है। आठवीं न्यूज, भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र क्या है, एक काउंटर स्वाम ड्रोन सिस्टम है। इसका सफल परीक्षण हो चुका है। ये क्या करता है, ड्रोन के झुंड को हमला करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। आपके कल के क्यूज का आंसर है नरेश पाल गंगवार। ऑप्शन बी इज नरेश पाल गंगवार। ये क्या बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। क्योंकि अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी न्यूज डेवलप हो रही है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन की पहली न्यूज। पहली न्यूज है आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज, चाइनाज ओपन सोर्स एआई मॉडल्स चैलेंज यूएस डोमिनेंस। चाइना ने एआई मॉडल बनाया है, किसको चैलेंज करने के लिए, यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए। अब एआई मॉडल क्या होता है, जैसे आजकल आप काम कर रहे हैं किस पे, चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, है ना, तो ये सब क्या है, आपके एआई मॉडल्स हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो चैट जीपीटी के बाद जितनी इंफॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पे वो आपको आंसर करेगा। ठीक है, तो पहले न्यूज डेवलप कैसे होती है इसको देखते हैं। चाइनीज कंपनी मूनशूट एआई ने लॉन्च किया है कीमी के 3। इसका नाम क्या है, कीमी के 3, अ 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर ओपन वेट एआई मॉडल। ठीक है, 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर का ओपन वेट है। ठीक है, अब इसको आप समझेंगे। और ये किसको चैलेंज करता है, ये करता है अमेरिका के एंथ्रोपिक के फेबल। ठीक है, ये कंपनी का नाम है, उसका फेबल एक क्या बनाया है, ओपन सोर्स एआई मॉडल बनाया है, उसको चैलेंज करता है। अब पैरामीटर क्या होता है, ये एआई का एक तरीके से मस्तिष्क होता है। आप एक स्टूडेंट को एक बुक दे दीजिए, वो उसको याद कर लेगा। अब उसमें एक बुक की नॉलेज होगी, अब आप दूसरे स्टूडेंट को 10 बुक दे दीजिए, वो उसको याद कर लेगा, तो उसमें 10 बुक की नॉलेज होगी। तो ज्यादा नॉलेज किसमें होगी, वो होगी 10 बुक पढ़ने वाले में। उसी प्रकार क्या है, 2.8 ट्रिलियन का पैरामीटर, यानी कि उसका जो दिमाग है इतना ज्यादा है 2.8 ट्रिलियन का। ठीक है, उसको इतनी नॉलेज है, किसको, कीमी के 3 को। और ये किसको चैलेंज कर रहा है, यूएसए के एंथ्रोपिक के फेबल को। गॉट इट, यहां तक समझ में आया। अब ओपन वेट क्या होता है,
ओपन वेट एआई ऐसा होता है कि हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जो ये कीमी के थ्री है, इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोज्ड है वो कौन से हैं? ये जो आपके चैट जीपीटी है, जेमिनी है, तो ये क्या है? आपके क्लोज्ड है, यानी कि आप इसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। आपको इसमें जो इंफॉर्मेशन उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग आएगी उसी को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है? आप इसमें एक्स्ट्रा एड नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, डिस्पाइट यूएस रेस्ट्रिक्शन ऑन एडवांस जीपीयूज, यूएस ने क्या करा था? यूएस ने एक चीज करी है कि हम एआई के सेक्टर में हमारा डोमिनेंस बना के रखना चाहेंगे, और हम क्या करेंगे, जो चाइना को स्पेशल सेमीकंडक्टर्स की चिप होती है जो एआई में इस्तेमाल होती है, उसको चाइना को निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यूएस ने ये चीज कर रखी थी, लेकिन चाइना ने भी क्या किया? चाइना ने बहुत सारे नंबर के लेस एडवांस चिप्स, छोटी छोटी चिप्स को मिला के ये वाला काम कर लिया है। कौन सा? कीमी के थ्री बना दिया है। और इसमें किसका इस्तेमाल किया है? एबंडेंट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है, एंड एन ओपन वेट एआई इकोसिस्टम। क्या बना दिया है? एक ओपन वेट एआई सिस्टम बना दिया। चाइनीज फर्म्स सच एज अलीबाबा, Tencent, Baidu, and Moonshoot AI are promoting open weight models, enabling developers worldwide to customize and deploy AI locally। हमने अभी बात कर ली है ओपन वेट एआई मॉडल क्या होता है, और ये कौन कौन सी कंपनी कर रही है? चाइना की जो कंपनी है अलीबाबा, टेंसेंट, बाइडू, ये सब कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंडिया ने रिसेंटली क्या स्किप किया था? हमने पढ़ा था जो चाइना ने शंघाई में वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस बनाया था। क्यों बनाया था वो, और क्यों उसको होल्ड किया था? क्योंकि चाइना चाहता था कि यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज का जो एआई के क्षेत्र में डोमिनेंस बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है कि वो पूरा मोनोपोली कर रहे हैं और एआई का इस्तेमाल विकासशील देशों को नहीं करने दे रहे हैं। तो चाइना ने इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। वो कौन सी थी? शंघाई वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस। इंडिया ने इसमें पार्ट नहीं लिया था। इंडिया ने बोला था नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, और बढ़ते हुए हमारे बॉर्डर जो टेंशन है चाइना के साथ, और चाइना के साथ हमारे बहुत से इशू है, उसकी वजह से हमने उसको ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, ड्यू टू जियो पॉलिटिकल कंसर्न। बट जो इंडिया की कंपनीज है, सीआरटी इंडिया और नेसा, ये सम चाइनीज ओपन वेट मॉडल्स को यूज करती है, ठीक है? ये चीजें आपको समझ में आई। नेक्स्ट हम देखते हैं द डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट हुई है क्या हाईलाइट करती है? ये करती है यूएस चाइना के एआई कंपटीशन को, और एम्फेसाइज करती है कि नीड फॉर इंडिया एआई मिशन। इंडिया को भी एआई में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, अपना रिसर्च ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना और यूएसए जैसी कंट्रीज पे खत्म हो जाए, और हम खुद का एक एआई मॉडल बनाए, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज्ड हो, लेकिन हमें हमारा एआई मॉडल बनाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं होगा और हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन, पीओ की असेंबली इलेक्शन 2026 एमिड प्रोटेस्ट। पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो 1947-48 में पाकिस्तान के कुछ मुजाहिदीनों ने इंडिया के जो इंडिया का क्या पूरा जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन ने इंटरवेंशन किया था और बोल दिया था कि जो जहां पे है वहीं पे रुक जाए, यानी कि जो पाकिस्तान की मुजाहिदीन है वो वहां पे रुक जाए और इंडियन आर्मी है वो वहीं पे रुक जाए, और जिसका जो भी है वहां पे सीज फायर हो जाए, ठीक है? तो इस वजह से क्या हो गया, ये कुछ पार्ट पाकिस्तान के कब्जे में हो गया था, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होल्डिंग 53 मेंबर असेंबली इलेक्शन। यहाँ के विधानसभा के इलेक्शन होते हैं जहाँ पे 53 सीटें हैं, जो कि 3 फेज में होंगे, 26 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंडिया हैज रिट्रीटेड डेट पीओके इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन। इंडिया का ये स्टांस रहा है कि ये जो पीओके है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। वाइल द यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, यूएन के ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला है कि यहाँ पे जो भी अनरेस्ट हो रहा है, जहाँ जो भी एट्रोसिटीज हो रही है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, उस पे क्या होगा? इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है? द डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट हुई है क्या हाईलाइट करती है? ये ह्यूमन राइट्स की बात को उठाती है। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन जो कि इन लोगों का है पाकिस्तान में, उसको खत्म करता जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को ये और कमजोर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान ये चीज मानेगा कि ये जो भी टेंशन कराई जा रही है पीओके में, ये इंडिया की तरफ से कराई जा रही है, जबकि पीओके तो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है? रीजनल सिक्योरिटी पे खतरा आ जाएगा, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ती है तो
ऑब्वियसली बहुत सारी जो चीजें हैं वो सामने आती है और युद्ध की स्थिति बन जाती है। इसीलिए ये जो रीजन है, यहाँ पे खतरा बना रहता है युद्ध का। अब ये देखिए कि जो असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे ये अनरेस्ट क्यों हो रहा है, वहां पे डेथ क्यों हो रही है, वहां पे पाकिस्तान आर्मी इतना एक्टिव क्यों हो रही है, इसके रीजन है। पहला है वायलेंट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? लार्ज स्केल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सेवरल पब्लिक ग्रीवेंसेस इंक्लूडिंग, किस किस कारण से? राइजिंग इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है वहां पे। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, वहां पे बिजली ही नहीं आती है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। लेक ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वहां के लोगों के वो भी नहीं मिल रहे हैं, वो सीधा इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। नेग्लेक्ट ऑफ लोकल रेजिडेंट, वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स है उनको उनकी बात को सुना भी नहीं जा रहा है। आप समझिए, इंडिया ने जब से आर्टिकल 370 हटा दिया था, तो उसके बाद कश्मीर की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। वहां पे टूरिज्म बहुत बढ़ गया है, वहां पे रोजगार के अवसर बहुत प्रदान किए जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं वो बोलते हैं कि हम लोगों को भी ऐसा कब करके दोगे, अदरवाइज हमको तो इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। हम आपके पास कर क्या रहे हैं, आप हमारी ना तो सुन रहे हैं, वहां पे महंगाई बढ़ रही है, और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में उत्पादन कर रहे हो आप, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस तरीके का भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात है, ये जो इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? बैन ऑन जैक। जैक क्या है? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। तो ये कमेटी क्या करती है कि जो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुद्दे हैं उसको बड़े लेवल पे उठाती है, ठीक है। अभी जब ये जो पार्टी है, ये कमेटी है जैक, इतनी बड़ी हो गई है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इससे परेशान होने लगी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैक को एंटी टेररिज्म लॉ के अंतर्गत एक टेररिज्म ग्रुप बना दिया है, ठीक है। तो इसका भी विरोध करने के लिए वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, कंट्रोवर्सी ओवर द 12 रिजर्व सीट। वहां पे 12 रिजर्व सीट है। वो कौन सी रिजर्व सीट है? ऐसे लोग जो कश्मीर से आए थे लेकिन 8% पाकिस्तान के अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए 12 सीट रिजर्व की गई है, ठीक है। अभी 12 सीट में जो रिजर्व करते हैं अलग अलग लोग हैं, उनका पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में कनेक्शन रहता है। और जो लोकल पीओके के सिटीजन है उनका ये मानना है कि ये लोग तो यहाँ पे रहते भी नहीं है, तो आप इनको यहाँ पे सीट्स रिजर्व क्यों कर रहे हैं? आप तो बस अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये 12 सीट यहाँ पे रिजर्व कर रहे हैं, इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो बाकी की 8 सीटें हैं वो किसके लिए होती है? ये स्पेशल कैटेगरी सीट्स होती है, महिलाओं के लिए या किसी फील्ड में अच्छा करने वालों के लिए, जैसे इंडिया में राज्यसभा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। क्या है? एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल 2026, ये यहाँ पे प्रस्तुत हो गया है संसद में। अब आपने देखा होगा हालिया में नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद री नीट का एग्जाम हुआ, लेकिन उस ड्यूरेशन में काफी बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इसी का प्रोटेस्ट करते हुए जंतर मंतर पे, चाहे सीजीआई हो, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, चाहे देश के सभी नागरिक हो, वो सरकार के विरोध में एक प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। तो इसी के साथ साथ क्या हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थे, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था, और अभी प्रहलाद जोशी नए मिनिस्टर बन गए हैं एजुकेशन के, ठीक है। लेकिन इतना करना क्या काफी है? क्या नहीं। इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो अमेंडमेंट है आप, जो बिल है आपका 2024 एक्ट था, उसको अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए 2026 में एक अमेंडमेंट बिल लाया गया। पढ़ते हैं इसको। द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है कब? 27 जुलाई 2026 को। टू स्ट्रेंथन द 2024 एक्ट, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ था 2024 में, उसी में संशोधन करने की बात की जा रही है। किसके प्रति? एग्जामिनेशन में जो फ्रॉड होता है। द बिल प्रोवाइड फॉर स्पेशल टास्क फोर्स, हमने बात कर ली थी इसकी, पीएम ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, टाइम बाउंड हाई कोर्ट अपील, ये सारी चीजें अमेंडमेंट के लिए लाई जा रही है। एंड स्ट्रोंगर कोऑर्डिनेशन टू टेकल ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन माफिया, ये जो एक तरीके का नेक्सस है, उसमें एक व्यक्ति काम नहीं करता है, ये एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, नेक्सस बना हुआ है, जो काम करता है एग्जाम के पेपर लीक करने के लिए। इट आल्सो एम्पावर्स द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ कैंसिलेशन एग्जामिनेशन। तो कैंसिल्ड एग्जाम होते हैं, तो आप देखिए ना, उसमें पूरे भारत में अगर वो एग्जाम होगा, पैन इंडिया एग्जाम होगा, तो उसमें कितना खर्चा होगा।
तो ये गवर्नमेंट को इंपावर करता है कि जितना भी खर्चा होगा, तो जो भी अपराधी पकड़ा जाएगा या फिर जो भी नेक्सस पकड़ा जाएगा, हम उससे रिकवर करेंगे, चाहे वो कोई सेंटर ही क्यों ना हो जो एग्जामिनेशन में फ्रॉड करवा रहा है। अटैच प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड थ्रू एग्जामिनेशन फ्रॉड, यस हमने बात कर ली है। एंश्योरिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, यस ये क्या इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट की अब बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी पेपर लीक के प्रति, और प्रोटेक्ट करेगा इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको गवर्नमेंट में जाने का एक ही तो साधन है ना कि आप एग्जाम देंगे, पास करेंगे और जाएंगे। तो अगर ऐसी चीजें होती रहेगी तो इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एंटी पेपर लीक बिल के, तो वो देखते हैं अपन। मिनिमम जेल रहेगा जो कितना रहेगा, 3 साल से 5 साल के लिए इंडिविजुअल पर्सन के लिए, या फिर हम नेक्सस की बात करें तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वो 10 साल तक के लिए। फाइनेंशियल पेनल्टी कितनी होगी, लगभग 50 लाख से स्टार्ट होगी ये इंडिविजुअल के लिए, और कोई नेक्सस है, कोई ग्रुप है, कोई कंपनी है जो इसको करवा रही है पेपर लीक को, उसको 10 करोड़ तक का फाइन है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसकी बात हमने पहले ही कर ली थी पिछले सेशंस में। ऐसे कोर्ट जो जल्दी जल्दी डिसीजन देंगे, जल्दी जल्दी कार्रवाई करेंगे, जल्दी जल्दी उसकी सीटिंग्स रहेगी, तो ये सारी चीजें किसमें बिल में लेके आए हैं। टाउन टाइम बाउंड ट्रायल्स रहेंगे। रिकवरी ऑफ एग्जामिनेशन कॉस्ट, यस हमने बात कर ली है। प्रॉपर्टी अटैचमेंट, यस जो भी अपराधी होगा उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा ताकि हम रिकवरी कर पाए। नेक्स्ट, ये जो टाइम बाउंड जुडिशियल प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, इन्वेस्टिगेशन करना होगा विद इन 60 डेज में। ट्रायल बिफोर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो 3 मंथ का रहेगा। और हाई कोर्ट में अपील करने का भी टाइम, चाहे वो जमानत के लिए हो या किसी वर्डिक्ट के अगेंस्ट हो, तो कितना होगा, 3 मंथ का। कोर्ट प्रोसीडिंग कितनी रहेगी, हर दिन रहेगी, डे टू डे हियरिंग रहेगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ये बात करेंगे किसकी, डेडिकेटेड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अंडर बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये काम करेंगे। ठीक है, ये न्यूज आपको समझ में आई। शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए, कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसमें टाइम बाउंडेशन होगी, और जो कंपनसेशन होगा या फिर फाइन होगा वो बढ़ा दिया जाएगा, और जल्दी जल्दी अपराधी को पकड़ के उसको सजा दी जाएगी। ये सारी चीजें नए बिल में लेके आए हैं। ठीक है, अब इसका एक है ना, आप देखिए मेजर पॉइंट हो क्या रहा है, अब ये बिल भी पास नहीं हो रहा है। ठीक है, अब पास होने में भी उसमें दिक्कत आ रही है। अब ऐसा बिल है जो देश के हित में है, और प्रोटेस्ट के टाइम पे तो सारी ओपोजिशन पार्टीज सीजीआई का सपोर्ट कर रही थी, है ना, कॉकरोच जनता पार्टी का। अब जब ये चीजें हो रही थी, तो अब जब संसद में बिल आया है तो उसको तो चुटकी बजा के ही पास हो जाना चाहिए ना, पर लेकिन नहीं हो रहा है। यही देश की गंदी राजनीति है। कोई नहीं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। इंडियंस नेपालीज अलाउड टू कैरी 200 एंड 500 नोट अक्रॉस बॉर्डर। देखिए क्या करा है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक होता है वो कौन सा है, आरबीआई, वैसे ही नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, नेपाल राष्ट्र बैंक। इसने क्या अलाउ किया है, इसने इंडिया के और नेपाल के सिटीजन्स के लिए अलाउ किया है कि आप अपना इंडिया का 200 और 500 का नोट इंडिया से नेपाल में ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया और नेपाल बॉर्डर क्या है, एक ओपन बॉर्डर है, यहाँ पे वीजा की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये चीजें किसने करी है, नेपाल राष्ट्र बैंक ने करी है। अब इसमें क्या प्रोविजन है ये देख लेते हैं। ओनली न्यू सीरीज नोट इशूड ऑन आफ्टर 9 नवंबर 2016, 2016 जब डीमोनेटाइजेशन हो गया था, पुराने नोट बंद हो गए थे, और अब ये नए नोट आए हैं 200 के और 500 के। यही नोट्स कहाँ अलाउ होंगे, नेपाल में अलाउ होंगे। अदरवाइज आपको नेपाल में जाके नेपाल की करेंसी में चेंज करवाना पड़ता है। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी, 25,000 तक के नोट एक इंसान रख सकता है। ओल्ड 500 एंड 1000 नोट इशूड बिफोर डिमोनेटाइजेशन रिमेन प्रोहिबिटेड। हाँ, नेपाल में भी जो पुराने हमारे इंडिया के 500 हजार के नोट हैं वो बंद रहेंगे। और क्या बात है इसमें देखते हैं। नेपाल ऑल्सो अलाउ अप टू $US 5,000 विदाउट कस्टम डिक्लेरेशन। कस्टम में चेक नहीं करेगा $5,000 तक की, अमेरिकन डॉलर तक की राशि को, और इसके ज्यादा की जो राशि होगी उसको कस्टम रूल के अंतर्गत चेक किया जाएगा। और ये डिसीजन क्या करेगा, ये डिसीजन एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट टूरिज्म को बढ़ावा देगा, क्योंकि टूरिज्म इजी हो जाएगा ना, वहां पे आपको जाके करेंसी एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा, तो करेंसी का भी एक अपना महत्व रहता है। क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और पीपल टू पीपल टाइज वो भी अपने आप में ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया और नेपाल की बात करें तो पीपल टू पीपल टाइज तो वैसे भी ज्यादा है, यहाँ पे रोटी और बेटी का रिश्ता है, यानी कि जो नेपाल से हैं
शादियां भी होती हैं इंडिया से, और नेपाल से लोग यहाँ पे कमाने भी आते हैं। साथ ही साथ कल्चर का भी, कल्चरल टाइज भी है। चाहे हम बात करें हिस्ट्रिकल हिस्टोरिकल टाइज भी हैं, जिसमें हम मानते हैं ना माता सीता कहाँ से हैं, नेपाल से है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बीच में। इंडिया और नेपाल का अगर हम बॉर्डर की बात करें तो एक छोटा बॉर्डर है, लेकिन इंडिया के 5 इंपॉर्टेंट स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें आता है एक वेस्ट बंगाल, बिहार, तीसरा आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, चौथा आता है आपका उत्तराखंड, और लास्ट आता है आपका सिक्किम। तो इंडिया के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। और इसकी सुरक्षा कौन करता है, इंडिया में इस बॉर्डर की सुरक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इस न्यूज के बारे में देख ली है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। नासा का प्रैक्टिस मिशन टू स्टडी प्लानिटरी रिंग। नासा ने एक मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रैक्टिस। और ये किसके लिए किया है, जो प्लेनेट होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में एट प्रेजेंट 8 प्लेनेट माने जाते हैं, उसमें जो रिंग्स होती है, जैसे आपका ये प्लेनेट हो गया, और इसके अंदर जो ये रिंग होती है, उस पे स्टडी करने के लिए नासा ने एक मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रैक्सिस। ठीक है, अभी किसके लिए किया है इसको देखेंगे एक बार। नासा हैज प्रपोज द प्रैक्सिस, इसकी फुल फॉर्म है प्लानिटरी रिंग ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग। इन सीटू का मतलब होगा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने के बाद, सैंपल लेने के बाद। ठीक है, मिशन टू कलेक्ट एंड एनालाइज पार्टिकल्स फ्रॉम सैचुरन रिंग्स यूजिंग एन एआई पावर्ड रोबोटिक सैम्पलिंग सिस्टम। अभी कौन से प्लेनेट के लिए करा जा रहा है प्रैक्टिस का जो मिशन है, ये करा जा रहा है सचरन के लिए, यानी कि शनि ग्रह के लिए। अब शनि ग्रह के पास क्या होता है, रिंग्स होती है। अब ये रिंग्स क्या होती है, डस्ट पार्टिकल, आइस क्यूब, या फिर ऑन जो चट्टाने है ना टूट के स्पेस में जा चुकी है, वो क्या करती है, एक स्पेस में ग्रह के आसपास घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, और क्या बना लेती है, वो एक रिंग बना लेती है। ठीक है, तो जो ये शनि ग्रह के पास अपना रिंग है, उसकी अध्ययन करने के लिए नासा ने एक प्रैक्टिस मिशन की स्थापना की है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कलेक्ट करेंगे और एनालिस करेंगे पार्टिकल्स को, जो ये रिंग है यहाँ से पार्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे। और ये कैसे करेंगे, एआई पावर्ड रोबोटिक सैम्पलिंग सिस्टम से। यानी कि जो एआई का इसमें इस्तेमाल होगा, एआई क्या करेगा, ये जो रोबोटिक होगा वो धीमे 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 वहां पे जाएगा, और जस्ट उसको कलेक्ट कर लेगा, टच करके, एकदम टच करके कलेक्ट कर लेगा। ऐसे करेगा ताकि वो जो रिंग है उसमें बिल्कुल भी व्यवधान ना आए। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी उसमें। द मिशन विल यूज टच एंड गो सैम्पलिंग, हमने बात कर ली है, टच करेगा और वापस आ जाएगा। और इसका शोध भी कहाँ हो जाएगा, जब इसमें एआई पावर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो शोध भी इसका वहीं पे हो जाएगा स्पेस में। टू सेफली कलेक्ट मिलीमीटर, इसकी जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर की लेंथ में ये सैंपल को करेगा। ठीक है, और इसके स्टडी क्या करेगा, साइज, पोरोसिटी एंड कंपोजिशन डायरेक्टली इन स्पेस, वहीं पे स्पेस में इसका स्टडी हो जाएगा। प्रैक्सिस क्या है, प्रैक्सिस नासा, नासा तो आप जानते ही है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और ये गवर्नमेंट है, यानी कि यूएसए इसको फंड करता है। नासा ने इनोवेटिव एडवांस कंसेप्ट न्याय के तहत फेज 1 की फंडिंग दी है इस मिशन के लिए। ठीक है, इसीलिए मिशन आगे बढ़ रहा है। और चीजें देखते हैं अपन। द मिशन, इस मिशन का एम क्या है, इंप्रूव करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिंग। अभी तक स्पेस में जितनी भी शोध हुए हैं, रिसर्च हुई है, या कोई भी चीज हुई है, वो किस पे हुई है, डायरेक्ट प्लेनेट पे हुई है। लेकिन अभी तक ये जो भी रिंग है उस पर कोई भी शोध नहीं हुआ है, इसलिए नासा क्या चाहता है, उन पे भी अपना रिसर्च स्टार्ट कर दें, ताकि पूरी दुनिया को रिंग्स में ऐसा क्या है, वो किस तरीके से बनी है, उसके बारे में बता सके। फॉर्मेशन, पार्टिकल्स के डायनेमिक्स क्या है, एंड द इवोल्यूशन ऑफ सेचुरन रिंग सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीजें बता पाएगा। बिल्डिंग ऑन ऑब्जर्वेशन मेड बाय कैसनी मिशन, ये जो कैसिनी मिशन है ये भी सचुरन, यानी कि शनि जो ग्रह है आपका, उस पे एक मिशन चलाया गया था 2004 से 2017 इस पे स्टडी के लिए। तो ये आपकी चीज कंप्लीट होगी। ऐसा तो है नहीं कि सचुरन के पास ही क्या है आपका रिंग्स है। अगर आप रिंग्स की बात करें तो जुपिटर, नेपच्यून, जो आपके अदर ग्रह हैं, प्लेनेट है, और यूरेनस, इनके पास भी क्या है, रिंग्स है, लेकिन इनकी क्या है, इजिली विजिबल नहीं होती।
लेकिन जो सेचुरन की है वो किससे बनी गई है, वो मेनली है ना आइस पार्टिकल से बनी गई है, और ये इजिली दूरबीन से भी अपन इसको देख सकते हैं, इसीलिए उस पर शोध करना ज्यादा इजी रहेगा। द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस कुड सपोर्ट फ्यूचर एक्सप्लोरेशन, फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकता है रिंग सिस्टम ऑफ यूरेनस एंड नेपच्यून। हमने बात करी यूरेनस और नेपच्यून के पास भी रिंग है, आने वाले समय में अगर ये परीक्षण सफल होता है तो आने वाले समय में क्या करेंगे, यूरेनस और नेपच्यून पे भी हम ये चीज कर सकते हैं। एडवांस एआई इनेबलिंग ऑटोनोमस स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इसके थ्रू करेंगे। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है आपका, ये हो गया आपका जुपिटर, और सबसे छोटा मरकरी। अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट, और इसका अर्थ का जो ट्विन प्लेनेट कौन सा है, वो है वीनस। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, और ये जो चारों होते हैं कौन से होते हैं, जोवियन प्लेनेट। और मरकरी, मार्स, अर्थ और वीनस, मरकरी, अर्थ, वीनस और मार्स, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके टेरिस्टोरियल प्लेनेट, यानी कि इनकी जो सतह होती है काफी मजबूत होती है, इसमें चट्टाने होती है, और ये क्या होते हैं, सॉफ्ट पार्टिकल्स के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ ली, ट्रैफिक मिशन के बारे में पढ़ ली। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन, राजस्थान स्टेट वाटर प्लान 2047, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं पूरे देश में एक तरीके का मिसकंसेप्शन है कि राजस्थान में तो पानी नहीं है। जब हम, मे बी एज अ बीइंग राजस्थानी, हम बाहर जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि वहाँ पे पानी है कि नहीं है, या आज भी वहाँ पे मटके लेके जाना पड़ता है। नहीं, एक तरीके से ये जो सिस्टम है, ये जो इमेज है, इसको पोर्ट्रे किया गया है पूरे देश में कि राजस्थान में पानी नहीं है। पानी है, और इसके लिए बहुत सारे प्लान्स चलाए गए हैं पहले भी, और राजस्थान एक अपने आप में सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। तो वहाँ पे अलग अलग आपकी डेमोग्राफी होती है, अलग अलग आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, तो पानी तो है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर एरिया है वेस्टर्न राजस्थान, वो एरिड और सेमी एरिड रीजन में आता है, और वहाँ पे जो एवरेज वाटरफॉल है, जो बारिश होती है, वो भी कम होता है। ठीक है, रेनफॉल जो होता है, एवरेज रेनफॉल, वो भी कम होता है, इस वजह से वहाँ पे सूखा है। इसलिए वहीं पर कौन सा है, थार का रेगिस्तान भी है, जैसलमेर की बात करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें राजस्थान के बारे में। लेकिन राजस्थान अब क्या कर रहा है, राजस्थान का एक वाटर प्लान है 2047 तक के लिए, जिसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, देखते हैं इसमें राजस्थान ने लॉन्च किया है राजस्थान का स्टेट वाटर प्लान 2047, जो कि 24 जुलाई 2026 को लॉन्च कर दिया गया है। और ये क्या स्ट्रेंथन करेगा, वाटर सिक्योरिटी, ग्राउंड वाटर का जो कंजर्वेशन होता है, जमीन के अंदर जो पानी होता है, और आपस में नदियों को जोड़ने का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। और क्या करेगा, इसमें पब्लिक के पार्टिसिपेशन की भी जरूरत है, यानी कि आप जल का अपव्यय न करें, है ना, उनको कंजर्व करके रखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ये सारी चीजें पब्लिक का पार्टिसिपेशन मांगती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मेजर इनिशिएटिव जो हैं इसमें लिए गए हैं। अब जो स्टैटिक पोर्शन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राजस्थान के स्टेट वाटर प्लान में कौन कौन से सेमी प्लान ऐड किए गए हैं, तो वो है पहला राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, राजस्थान के 17 डिस्ट्रिक्ट में पीने के पानी की सुविधा और खेती करने के लिए पानी दिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यमुना वाटर एग्रीमेंट किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसमें राजस्थान का जो शेखावटी वाला एरिया है, जिसमें आपके सीकर, चूरू और झुंझुनू के एरिया आते हैं, ये तीनों क्या है, राजस्थान के स्टेट है, सॉरी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में यमुना वाटर एग्रीमेंट के तहत पानी पहुंचाया जाएगा। एक और योजना कौन सी आएगी इसमें, अमृत 2.0। अमृत क्या है, भारतीय सरकार के द्वारा एक शहरी विकासकरण के लिए चलाई जाने वाली एक स्कीम है। अब इसका दूसरा जो चरण चल रहा है, इसमें स्टेट बोल रहा है कि इसमें 5100 करोड़ का बजट किया गया है, किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और 178 अर्बन लोकल बॉडीज बनाई गई है। वाइल द जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन किसके लिए है, आपके गांव में पानी पहुंचाने के लिए, हैज प्रोवाइडेड टेप वाटर कनेक्शन टू मोर देन 1.5 मिलियन रूरल हाउस होल्ड। ओके, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत है,
राजस्थान का जो स्टेट वाटर प्लान है 2047 का। और चीजें इसमें क्या है, द स्टेट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग अटल भूजल योजना। ठीक है, एक ये योजना इसके अंतर्गत आ रही है। किसके लिए है ये, ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट के लिए। और जल संरक्षण अभियान, यानी कि पानी का अपव्यय न किया जाएगा, उसको रिस्टोर किया जाएगा, उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो ये सारा अभियान किसके, 2026 जल संरक्षण अभियान। तो ये सारी बातें किसके लिए है, राजस्थान स्टेट वाटर प्लान 2047 के लिए। कौन सी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट, यमुना वाटर एग्रीमेंट, अमृत 2.0, जल जीवन मिशन, और आपका अटल भूजल योजना, एंड लास्ट वन इज जल संरक्षण अभियान 2026। ये आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि कौन कौन सी स्कीम्स है इसके अंतर्गत राजस्थान स्टेट वाटर प्लान 2047 में। द प्लान एम्स टू इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को, क्लाइमेट रेजिलियंस को, इंप्रूव करेगा इरिगेशन को, और लॉन्ग टर्म वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग मॉडर्न इंफ्रा विद ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। ये सारी चीजें राजस्थान स्टेट वाटर प्लान 2047 के अंतर्गत की गई है, जो कि 24 जुलाई को ही लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, और ऑर्डर 1950। आप एक न्यूज आपने पढ़ी होगी कि हालिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अपने ऑर्डर को सतत बनाए रखा है। यानी कि एक किसी ने उस पर पिटीशन डाली थी कि आप इस डिसीजन को चेंज कर दीजिए। अब डिसीजन क्या था, सबसे पहले तो आप समझिए शेड्यूल कास्ट क्या है। ऐसी कम्युनिटी जिसको काफी लंबे समय से क्या किया जा रहा है, अनटचेबिलिटी के उसमें रखा जा रहा है, और उनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था पुराने समय में। तो उनको मेन धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, और उनको एजुकेशनल सपोर्ट देने के लिए, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, कुछ ऐसी कास्ट है जिनको अ, एक 341 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, उनको शेड्यूल कास्ट घोषित कर देता है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कुछ लोग, शेड्यूल कास्ट से अपने अपने धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। मेनली किसमें कर रहे हैं, इस्लाम में और आपके क्रिश्चियनिटी में, यानी कि ईसाई धर्म में। अभी किसने, 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हिंदू, सिख और बुद्धिज्म धर्म के अलावा किसी भी धर्म में अपना परिवर्तन करता है, कन्वर्जन करता है, तो उसका जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने इस्लाम और ईसाई धर्म में अपना परिवर्तन करा शेड्यूल कास्ट के किसी व्यक्ति ने, तो उसका जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा, और उसको आने वाली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, उसको एजुकेशन में जो रिजर्वेशन मिल रहा है, और भी जो पॉलिसीज शेड्यूल कास्ट के लिए चलाई जा रही है पूरे देश में, उसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इस पे एक पिटीशन डाली गई कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पे फिर से विचार कीजिए। ये इस्लाम और क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म है उसमें जाने के बाद क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारा आदेश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्लोज 3 के अकॉर्डिंग है, जिसमें बस किसको शामिल किया गया है, हिंदू, बुद्धिज्म और सिखिज्म, ये 3 धर्म को ही शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें कोई अदर धर्म नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका शेड्यूल कास्ट का दर्जा समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए आप, अंडर क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 इशूड अंडर आर्टिकल 341, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 क्या बोलता है, ये राष्ट्रपति को एक ऐसी शक्ति देता है कि वो किसी भी स्टेट की पर्टिकुलर कम्युनिटी को या जाति को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे सकता है, एक बार संज्ञान में लेने के बाद, रिव्यू करने के बाद। रिकॉग्नाइज सुप्रीम कोर्ट स्टेटस ओनली फॉर द पर्सन प्रोफेसिंग हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म, ये 3 धर्म का पालन करने वाले या इस 3 धर्म में ही कन्वर्ट होने वाले लोगों को ही जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा है वो कंटिन्यू रहेगा। आप देखिए ना, जो हिस्टोरिकल अगर बात करें तो इस्लाम और क्रिश्चियन, ये दोनों धर्म आए इसलिए हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त कर दिया जाए। जब इन
कंसिडरिंग जब इन दोनों धर्म में डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होता कास्ट के बेसिस पे, तो आप उसमें जाके आप शेड्यूल कास्ट का दर्जा कैसे ले लेंगे? ठीक है, तो ये सारी चीज है। अब ऑर्डर 1950 जो उसका क्लोज 3 है, उसमें पहले जो बना था, उसमें पहले ओनली हिंदू धर्म था, बाद में 1956 में सिख को भी जोड़ दिया गया और 1990 में उसमें बुद्धिज्म को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट अ पर्सन सीकिंग टू रीगेन शेड्यूल कास्ट स्टेटस आफ्टर रिकन्वर्जन मस्ट प्रूव, अगर कोई व्यक्ति कन्वर्जन कर लिया है ईसाई धर्म में या इस्लाम धर्म में, अगर वो वापस अपने शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उसकी फायदा लेने के लिए वापस हिंदू धर्म में या बुद्धिज्म में या फिर सिखिज्म में आना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी ओरिजिनल शेड्यूल कास्ट आइडेंटिटी पहले से बतानी होगी कि हम पहले ये थे, और जेन्युइन बोनाफाइड रिकन्वर्जन, यानी कि वो मन से कन्वर्ट होना चाहिए वापस से, कि मैं मन से आना चाहता हूँ, ना कि बस शेड्यूल कास्ट का फायदा लेने के लिए। एक्सेप्टेंस बाय द कम्युनिटी, जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी होगी, उन सभी लोगों में उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये मन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर बस ये गवर्नमेंट पॉलिसीज का फायदा लेने के लिए आ रहा है। द जजमेंट री द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क गवर्निंग, रिजर्वेशन के बेनिफिट होते हैं इसमें, रिलीजियस कन्वर्जन होता है, एंड शेड्यूल कास्ट रिकॉग्निशन, while notifying that any changes in the law would require constitutional or legislation action। तो ये सारी चीजें किसमें है? सिंपल सी बात है, शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी है ईसाई धर्म में या फिर इस्लाम धर्म में जाता है, तो उसका शेड्यूल कास्ट का दर्जा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो वापस गवर्नमेंट पॉलिसीज का फायदा लेने के लिए, रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए अपने पुराने धर्म में आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसको शेड्यूल कास्ट की आइडेंटिटी अपनी प्रूव करनी पड़ेगी कि मैं पहले ये था। दूसरा, उसको मन से रिकन्वर्ट होना पड़ेगा। तीसरा, जो उसकी कम्युनिटी है उसमें उसका एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं। और आर्टिकल 341 इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके लिए बताता है? शेड्यूल कास्ट के लिए। और आर्टिकल 342 ये किसके लिए बताएगा? शेड्यूल ट्राइब के लिए। गॉट इट? तो ये सारी न्यूज हमने कवर कर ली है। आज की आपकी लास्ट न्यूज रहेगी सीआरपीएफ रेजिंग डेट 2026। सीआरपीएफ क्या होता है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, और आपके आएंगे इसमें आसाम राइफल। ये सारे इसमें इसके विंग्स हैं। ठीक है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बीएसएफ। ये 6 विंग्स इसके सीआरपीएफ के हैं। अभी सीआरपीएफ का रेजिंग डे कब मनाया गया? 27 जुलाई को। कौन सी एनिवर्सरी थी इसकी? 88th एनिवर्सरी थी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। ठीक है, विच वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन 27 जुलाई 1939 को ही ये स्टेब्लिश हो गई थी। किसके थ्रू हुई थी ये? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। ठीक है, क्राउन यानी कि जो अंग्रेजी शासन था, उसमें ये लोग उनको प्रोटेक्ट करते थे। जो क्राउन के प्रिंसली स्टेट्स होते थे इंडिया में, उसको प्रोटेक्ट करते थे। साथ ही साथ जो अंग्रेज के एडमिनिस्ट्रेशन थे, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनको ये प्रोटेक्ट करते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फोर्स वाज रीनेम्ड अंडर द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 के तहत आजादी के बाद इसको नाम बदल दिया गया, और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ। अभी किसका डे मनाया गया है? आपका सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ परफॉर्म्स की ड्यूटीज सच एज इंटरनल सिक्योरिटी लॉ। क्या करता है सीआरपीएफ की मेन ड्यूटी क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देता है, जिसमें मेनली नक्सलिज्म भी आता है। लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट करता है। काउंटर इंसर्जेंसी एंटी नक्सल ऑपरेशन को चलाता है। जो भी राइट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इलेक्शन की सिक्योरिटी, जब भी इलेक्शन होते हैं वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और प्रोटेक्शन ऑफ ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन, ठीक है, वहां पे ये क्या करता है? अपना काम करता है सीआरपीएफ। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इन 2026 मेजर इवेंट्स इंक्लूड द डायरेक्टर जनरल परेड इन गुवाहाटी। कौन से मेजर इवेंट हुए हैं 2026 में? डायरेक्टर जनरल की परेड हुई है गुवाहाटी में, ये आप परेड देख सकते हैं। हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नॉर्थ ईस्ट, फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुई है। एंड मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय सीआरपीएफ यूनिट्स इन बेंगलुरु।
बहुत बड़ा डोनेशन कैंप भी चलाया गया है। किसका? ब्लड डोनेशन कैंप। द सीआरपीएफ कंटिन्यूज टू प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी, सपोर्टिंग स्टेट पुलिस फोर्स, कॉम्बेटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड असिस्टिंग ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, हर जगह सीआरपीएफ काम करता है। अगर हम बात करें अदर सीएपीएफ विंग्स की, जिसमें बीएसएफ है, बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे काम करता है। एसएसबी की बात करें तो वो नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे काम करता है। आईटीबीपी की बात करें तो अपन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो ये कहाँ काम करता है? ये चाइना बॉर्डर पे काम करता है। और हो गया आपका सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये कहाँ पे काम करता है? ये सारे एयरपोर्ट पे और जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, वहां पे सीआईएसएफ काम कर रहा है। सीआरपीएफ का तो काम आपने देख ही लिया है कि ये हर जगह काम करता है। मेनली इसका काम नक्सल इलाके में है। नक्सलाबाद कहाँ पर है? आपके झारखंड में। ठीक है, आपके बिहार के पास में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आपके छत्तीसगढ़ में, इनके सब बॉर्डर एरिया पे क्या है? नक्सलिज्म बन रहा है। नक्सलिज्म क्या होता है? एक लेफ्ट विंग होता है जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और उसमें किसको सपोर्ट करते हैं, किसको मानते हैं अपना नेता? जो चाइना के माओस्ट है, उसको क्या बोलते हैं? माओस्ट भी बोलते हैं नक्सलिज्म को। तो ये चाहते हैं कि ये सरकार हट जाए और हम वहाँ पे, जो देश को रूल कर रही है वो सरकार हट जाए, हम वहाँ पे आके अपना रूल कर पाए। तो ये नक्सलिज्म होता है। इसी के अगेंस्ट में क्या काम करता है? सीआरपीएफ काम करता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। एक इसमें होता है आसाम राइफल। आसाम राइफल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की तरह ही कहाँ पे? म्यांमार बॉर्डर पे काम करता है। लेकिन इसका जो मेन कोऑर्डिनेशन है वो इंडियन आर्मी के साथ होता है। हालांकि पार्ट किसका है? सीएपीएफ का है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का। तो हमने सारी न्यूज आज की कवर कर ली है। आज का हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं अपन। सी सरफेस टेम्परेचर एसएसटी estimation by INSEAD 3DR is primarily carried out using, किसका यूज करता है ये? ऑप्शन आर, ए इज विजिबल स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी थर्मल इंफ्रारेड बैंड, ऑप्शन सी गामा रे सेंसर्स, ऑप्शन डी माइक्रोवेव रडार। दीज आर दी ऑप्शन। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। हमने यहाँ पे सारी न्यूज़ को कवर कर लिया है जो भी इंपॉर्टेंट थी आज के लिए। आपको सेशन को शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अभ्यस के साथ बना रहना है। कीप वॉचिंग विद अभ्यस क्लासेस। थैंक यू।